इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जाम से राहत, विकास को रफ्तार। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन। गोरखपुर को मिली डबल इंजन सरकार की सौगात। देवभूमि में पहली बार मनाया गया यूसीसी दिवस। समिति सदस्यों वीएलई को किया गया सम्मानित। सीएम धामी ने किया जनता को संबोधित। कानपुर में स्थित अडानी डिफेंस सेंटर का सांसद अवस्थी ने किया दौरा। कानपुर को डिफेंस हब बनाने का दिया भरोसा। सांसद ने बताया पीएम मोदी के विजन का असर। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक बदला मौसम। देर रात बारिश और ओलावृष्टि से पर्यटकों ने लिया शानदार नजारों को आनंद। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकहर रेलवे ओवरब्रिज और खचाची फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फ्लाईओवर के बनने से अब लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा पहले से ज्यादा सुगम और सरल होगी। उन्होंने इसे गोरखपुर वासियों के लिए एक नई सौगात बताया। जाति की राजनीति करने वालों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में समस्या नहीं बल्कि समाधान की बात होती है और विकास ही सरकार की प्राथमिकता है। आपने देखा होगा, यहां पर हम फर्टिलाइजर कैंपस के पास हैं। आज से 5 साल पहले ये क्षेत्र वीरान था। आज यहां पर फर्टिलाइजर का भव्य कारखाना है, सैनिक स्कूल है, एसएसबी भी है, चिलवा ताल का बेहतरीन सुंदरीकरण का कार्य भी हुआ है और बगल में राप्ती नगर में आवासीय कॉलोनी का विकास और उसके बगल में, उसके साथ ही वहां पर उत्सव भवन के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक नया भव्य स्वरूप भी हम सबके सामने अब देखने को मिल रहा है। ये जो मार्ग है, घंटों नकहा रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। जब बरगदवा से नकहा की तरफ लोग आते थे तो ये मान करके चलते थे कि अब 1 घंटा जाम में फंसना ही फंसना है। लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन गया है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के बनने के बाद अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर की तरफ जाना हो, स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ जाना हो, आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यह एक नई सौगात आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है।
अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा ना निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमारू से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से एक परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी दिवस समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को तैयार करने वाली समिति के सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले वीएलई को सम्मानित किया गया। देवभूमि में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता का लागू होना और 3 तलाक से मुक्ति, ये सभी निर्णय करोड़ों कार्यकर्ताओं की वर्षों की तपस्या का परिणाम है। जो निर्णय वर्षों तक असंभव माने गए, वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमीन पर उतर आए हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे जनसंघ के स्तंभों का वो सपना, हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो त्याग और विचारधारा की तपस्या अब संकल्प नहीं बल्कि अब सिद्धि बन चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से देश ने दशकों तक ऐसी सरकारें देखी जिन्होंने सत्ता पर तो राज किया, लेकिन कभी राष्ट्र को जोड़ने का साहस नहीं दिखाया। इसीलिए न कश्मीर से धारा 370 हटी, न समान नागरिक संहिता पर कोई सकारात्मक पहल हुई, न हमारी बहनों को 3 तलाक की पीड़ा से मुक्ति मिली। नहीं, हम सब जिसके लिए 500 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु श्री राम का मंदिर का सपना साकार हो पाया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने वो कर दिखाया जो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दलों ने वर्षों तक टाले रखा, क्योंकि हमारे लिए सत्ता साधन नहीं है बल्कि सेवा का माध्यम है, राष्ट्र को जोड़ने का माध्यम है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए हमारे युवक हैं, युवतियां हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी लेकिन पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। आप सबको पता ही है, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, कभी संबंध अच्छे होते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, कभी साथ में रहते रहते आपस में झगड़ा हो जाता है, फिर माता पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। कई सारे आपराधिक प्रकरण हुए हैं, हिंसाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, और इसके साथ ही जो इन संबंधों में रहने के कारण से उनका जो बच्चा होगा युगल का, उस बच्चे को जैविक संतान के समान सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर धर्म के नाम पर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को, महिलाओं को, उनके साथ होने वाले शोषण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। कि कोई एनजीओ है या पता नहीं कौन सी एनजीओ है, मैं बहुत ठीक से नहीं जानता, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो है जो क्या होती हेट स्पीच, उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है
वो पहले नंबर पर रख दिया कहीं मैंने। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती है? आपको लगता है कभी मैंने कभी हेट किया हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी से कहीं भी गुस्सा आ गया होगा तो अकेले में होगा मेरे को। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित कि यार ये नाम कैसे आ गया। तो बाद में थोड़ा उसको मैंने देखा तो वो कह रहे हैं कि जो आप बोलते हो कि यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दंगा रोकने का कानून नहीं होना चाहिए, यहाँ लैंड जिहाद पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, हेड स्पीच है। लव जिहाद के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है अतिक्रमण हुआ है, जो आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हो, थूक जिहाद के खिलाफ बोलते हो हैं, या मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हम उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ के देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ की डेमोग्राफी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को हम सुरक्षित रखेंगे, यहाँ के उनको सुरक्षित रखेंगे। तो उन्होंने इसको हेट स्पीच की संज्ञा दी। तो मैं कहता हूँ ये हेट स्पीच है तो बहुत अच्छा है भाई, आपका स्वागत है, और भी पहला नंबर दीजिए हमको। हम देवभूमि को जो है इसमें तो बिल्कुल कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले कर्णधारों को हम असुरक्षित उत्तराखंड किसी कीमत पर नहीं देना चाहते। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेंटर का दौरा करने के बाद भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानपुर आने वाले समय में सिर्फ औद्योगिक शहर नहीं बल्कि एक बड़े डिफेंस हब के रूप में जाना जाएगा। भाजपा सांसद ने कहा कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेंटर जैसे निवेश से न सिर्फ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि कानपुर दक्षिण एशिया के लिए एक बड़े डिफेंस हब के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक मजबूत कदम है। देखिए, आज हमने अडानी डिफेंस की इस यूनिट का भ्रमण किया है और ये कानपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, अब भविष्य में कानपुर डिफेंस का एक बड़ा हब कहलाएगा। साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस का हब बनने जा रहा है। कानपुर आप जानते हैं लेदर सिटी के रूप में भी जाना जाता था, और अडानी समूह की डिफेंस यूनिट में चाहे मिसाइल्स हों, चाहे गोला बारूद हो, चाहे हमारे वेपन हो, सभी तरह का एम्यूनेशन बन रहा है। यानी रक्षा उत्पादों की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड की पहली फैक्ट्री होगी जहां सभी तरीके के हथियार बनने जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सुखद और गर्व की बात है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए कानपुर को चुना। अडानी समूह द्वारा इसमें लगभग शुरुआती दौर में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया और अब ये इन्वेस्ट वो बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ करने जा रहे हैं। ये 500 एकड़ में पूरा डिफेंस का यूनिट बनाया गया है, जो मुझे लगता है कि बाद में इसको और बढ़ाया जा रहा है और लगभग 700 एकड़ में डिफेंस का यूनिट बनेगा। यहाँ पर हमारे कानपुर के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। लगभग 4000 लोग यहाँ रोज़गार प्राप्त कर चुके हैं और स्किल डेवलपमेंट पे भी काम हो रहा है, ताकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्राप्त करके यहाँ रोज़गार प्राप्त करते हैं। साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ पर एमएसएमई की हमारी जो यूनिट्स हैं उनको भी कहीं न कहीं इस समूह ने अपने साथ जोड़ा है। इससे भी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारी कानपुर की अर्थव्यवस्था है, इसमें भी बड़ा एक उपलब्धि होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था कानपुर की और बढ़ेगी। हालांकि कानपुर आप जानते हैं कि एक इंडस्ट्री का बड़ा हब रहा है और आज भी है। आज भी अगर एमएसएमई की सेक्टर की बात की जाए तो गाजियाबाद और नोएडा के साथ साथ कानपुर एक बहुत बड़ा एमएसएमई का सेक्टर है और कानपुर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान रहता है। तो उत्तर प्रदेश में चाहे रक्षा उत्पादों की बात की जाए, चाहे हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसने जिस तरह पाकिस्तान में वहाँ घुसकर आतंकवादियों को मारा और उसकी धमक आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। उस ब्रह्मोस का भी नया ठिकाना लखनऊ बनने जा रहा है। इसी तरह अडानी समूह भी रक्षा क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान देश के लिए कर रहा है और मुझे लगता है कि रक्षा उत्पादों में
लगभग देश की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनमें 25% का योगदान ये अडानी समूह की ये फैक्ट्री करने वाली है। और मुझे लगता है कि ये कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। खबर हरिद्वार से है, जहां रावली महदूद क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर और गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक कथित डॉक्टर की लापरवाही के चलते 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। यह घटना न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन बाद आरोपी दोबारा क्लिनिक खोलकर बैठ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होगी। दरअसल रावली महदूद क्षेत्र में लंबे समय से कई अवैध मेडिकल स्टोर और फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जहां बिना डिग्री और बिना लाइसेंस इलाज किया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर सतवीर नामक व्यक्ति पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप है, जिसके चलते 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हालात बिगड़ते देख आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सिडकुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। देर रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी की सड़कों और खुले इलाकों में सफेद चादर बिछ गई है, जिसे देख लोग पल भर के लिए बर्फबारी समझ बैठे। बदलते मौसम ने जहां ठंड बढ़ा दी है, वहीं मसूरी के नज़ारे एक बार फिर बेहद खूबसूरत हो गए हैं। दरअसल देर रात शुरू हुई बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के चलते मसूरी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से स्थानीय लोग और पर्यटक गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए। सुबह होते ही लोग ओले के साथ फोटो और वीडियो बनाते दिखे। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में आगे भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पहाड़ी मार्गों और यातायात व्यवस्था पर खास नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और किसी भी तरह का जोखिम न ले। सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एकत्र होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल यह घटना देर रात उस वक्त हुई जब गांव के सभी लोग सो रहे थे। सुबह प्रतिमा खंडित देख ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि बाबा साहेब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया संविधान और देश दोनों का अपमान है। ग्रामीणों ने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। रायपुर थाना प्रभारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। यह घटना आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव में तनाव फैलाने की साजिश भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रतिमा स्थल के पास सरकारी भवन निर्माण को लेकर विवाद भी हुआ था। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिकरवार में सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही वहां पर पर्याप्त पुलिस बल पहुंच गया। चौकी इंचार्ज एवं प्रभारी थाना इंचार्ज भी वहां पर मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की नई प्रतिमा को स्थापित करवाया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विधिक तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सब लोग आ जाइए। ये मूर्ति कब की तोड़ी गई है बाबा? मूर्ति रात में सब सोए गए और उसी समय तोड़ गए मूर्ति। क्या लगता है कहाँ के लोग तोड़े हैं? अब तो हम लोग को मालूम नहीं। हमको ये चाहते हैं कि मतलब कि मूर्ति जो तोड़ना है उसी का जानकारी चाहते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है ये कि उस लोगों के हम लोग की जानकारी चाहते हैं कि जो हिम्मत है तो कैसे रात में तोड़ने हैं सोने। प्रशासन भी आया हुआ है। प्रशासन भी आया। प्रशासन द्वारा क्या कहा जा रहा है? मूर्ति लाने के लिए, मूर्ति लगवाने। आपका? मेरा नाम है नितेश। यहाँ पे पूरा इकट्ठा हुआ है गांव, क्या मामला है? यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई है। क्या मैं चाहता हूँ कि जो प्रतिमा खंडित की जा रही है, हर जगह प्रतिमा खंडित की जा रही है। जो खंडित कर रहा है उसको पकड़ के लाए, उसको कानून के द्वारा कठोर से कठोर सजा दी जाए कि वो कोई व्यक्ति अगला ये कदम ना उठा सके, दोबारा किसी भी महापुरुष की प्रतिमा खंडित की जाए। क्या लगता है आपको कल 26 जनवरी था और ऐसे में माना जाए तो क्या प्रशासन के तरफ से क्या कार्रवाई करने की क्या सलाह दी जा रही है? मैं चाहता हूँ कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। वह संविधान का विरोध कर रहा है। जो संविधान विरोधी वो देशद्रोही है। इसको जांच किया जाए।
खबर हापुड़ से है, जहां यूजीसी कानून के विरोध में राष्ट्रीय सैनिक संस्थान ने एक अनोखा और चौंकाने वाला विरोध दर्ज कराया है। संस्था के जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष ने अपने रक्त से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर यूजीसी एक्ट की नीतियों पर पुनः विचार करने की मांग की है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने राष्ट्रपति के विशेष ध्यान देकर इस कानून को निरस्त करने का निवेदन किया। दरअसल जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के तत्वावधान में नगर पालिका परिसर स्थित शहीद स्तंभ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता एवं जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष और युवा कमांड के जिला उपाध्यक्ष ने अपना रक्त निकालकर राष्ट्रपति के नाम यूजीसी एक्ट की नीतियों के विरोध शिकायत एवं सुधार हेतु पत्र लिखा। ये पत्र उप जिला अधिकारी इला प्रकाश को सौंपा गया। संस्था का कहना है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए कठोर और एक रूप नियम देश के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों पर समान रूप से लागू किए जा रहे हैं, जिससे समाज में जातीय समानता उत्पन्न होने की आशंका है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।